नमस्कार। आज संडे सत्संग नहीं, आज उस विषय पे बात जिस पे सारा देश बात कर रहा है। चारों तरफ बात हो रही है और बुलडोजर चल गया। मीडिया वालों की जैसे लार लपक रही है, वहां जाके रिपोर्टिंग नहीं कर रहे जैसे वो खुद उसके अंदर शामिल है। मजा आ गया, बुलडोजर चल गया। हमारे एक दोस्त प्रियदर्शन जी कवि है, उन्होंने अभी एक छोटी सी कविता लिखी है। हांडी पिचकी ढह गया छप्पर, चला बुलडोजर, कांपे सबका कलेजा थर थर, चला बुलडोजर। हंसकर बोला हाकिम कि इंसाफ यही है, पर निकले तो तोड़ दिए घर, चला बुलडोजर। धड़ धड़ बस्ती में एक राक्षस घूमा, लोकतंत्र की छाती पर चला बुलडोजर। अदालत ने रोका, इंसानियत ने टोका, सबको अनसुना कर मगर चला बुलडोजर। सवाल है कि ये बुलडोजर किस पे चला है। हम सब सामान्यतः घरों में बैठे हुए सोचते हैं उन पे चला है, मेरे पे थोड़ी चला है। और ये आज का सिलसिला नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने शुरू हुए, फिर मध्य प्रदेश में बुलडोजर चले, अब दिल्ली की भी बारी आ गई। अरे वे दिल्ली क्यों बची? सरकार से पूछा जाए तो सरकार कहती है कि देखिए ये तो अतिक्रमण था, एनक्रोचमेंट था, एनक्रोचमेंट पे बुलडोजर चल गया। सबको पता है कि ये बात सच नहीं है, लेकिन ये बात कही जा रही है। सब जानते हैं कि इसका सीधा सीधा ताल्लुक हनुमान जयंती वाले दिन 16 तारीख को जो घटना दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुई उससे है। लेकिन अनजान होके सरकार एक औपचारिक बातें कुछ कहेगी, कोर्ट के सामने जरूर कहेगी। इससे पहले आपको ये बता दूं, वो जो कहते हैं ना एनक्रोचमेंट पे के कारण बुलडोजर चला, इसकी सच्चाई थोड़ा हम देख लेते हैं। ये चिट्ठी है जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने लिखी है। किसे लिखी है? उन्होंने लिखी है न्यू दिल्ली एमसीडी, जो उनकी अपनी पार्टी के लोग चलाते हैं, उनको लिखा है। और आदेश गुप्ता जी इस चिट्ठी में साफ साफ कहते हैं कि 6 तारीख को हनुमान जयंती के दिन ऐसी ऐसी घटना हुई और इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। इसके लिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। कोई छुपी हुई बात नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में खुल के बोला था। उसके कुछ ही घंटे के अंदर एनडीएमसी ऑर्डर इशू करती है। दूसरा ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एनडीएमसी का ऑर्डर है जो कहता है कि हमें तुरंत एकदम दिल्ली में एनक्रोचमेंट हो गया है, एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी है, कल सुबह से करनी है। इसके लिए पुलिस जुटाइए, इसके लिए बुलडोजर लाइए, इसके लिए ये कीजिए वो कीजिए। अचानक ये क्या हो गया कि 24 घंटे में आपको करना है? इसका कोई जवाब नहीं। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? आज सुबह ही किया, आज सुबह आ गए, ऑर्डर हुआ, आज सुबह इकट्ठे हो गए। वहां बुलडोजर चला एक गली के अंदर, खास तौर पे टारगेट थी शायद मस्जिद और कुछ मुसलमानों का घर, साथ में कुछ हिंदुओं का घर भी लपेटे में आया। एक जूस वाले गुप्ता जी थे, उनकी दुकान भी लपेटे में आई। किसी एक का घर लपेटे में नहीं आता ना, जब आग लगती है तो सब लोग पकड़े जाते हैं। क्या ये लीगली सही है? बात कोर्ट में होगी, लेकिन आपको बुनियादी बात बता दूं। दिल्ली सरकार का एक एक्ट है, दिल्ली सरकार का स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2011 का था। वो बना था इसीलिए कि दिल्ली में एनक्रोचमेंट जो हुए थे, दिल्ली में जो अनऑथराइज्ड जितनी कॉलोनीज बनी है उनको आप तोड़ नहीं सकते। उसको रोकने के लिए 2011 में एक्ट बना था। उसकी धारा 8 है जो कि स्पष्ट, उसका जो नियम 8 है वो नियम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि वैसे तो एनक्रोचमेंट नहीं होगा, एनक्रोचमेंट को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी विशेष स्थिति में हटाना पड़े तो उसके लिए आपको दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर से, यानी कि एलजी से विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी। कहाँ है वो परमिशन? किसे दिखाई गई? कुछ पता है आपको? दिल्ली में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर
जिनका आज सामान तोड़ा गया, जिनको फेंका गया। स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में दिल्ली में एक्ट है, वो कहता है कि स्ट्रीट वेंडर्स को जब तक वेंडिंग जोन ना बन जाए, उसका सर्वे पूरा ना हो जाए, क्लासिफिकेशन ना हो जाए, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता। इसका भी उल्लंघन हुआ। दुख की बात यह है कि जिस दुकान को खुद एमसीडी ने अलॉट किया है, एमसीडी ने जिस दुकान को अलॉट किया, उसको आके एमसीडी तोड़ रही है, कह रही है कि अनऑथोराइज्ड है। एक बात और, मस्जिद की दिल्ली में एक विशेष कमेटी है। उस कमेटी का काम ही सिर्फ ये है कि दिल्ली में अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है, तमाम जगह पे कोई मंदिर होती है, मजार होती है, मस्जिद होती है, कुछ भी बन जाता है, तो अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसको अगर हटाना है, उसका एनक्रोचमेंट है, चूंकि मामला सेंसिटिव होता है, उसके लिए विशेष कमेटी बनी है। ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं उस कमेटी का। क्या कल शाम और कल रात के बीच में उस कमेटी की मीटिंग हो गई, उससे तय हो गया? जाहिर कुछ नहीं हुआ। खुल्लम खुल्ला राजधानी में देश की सरकार की नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे खुल्लम खुल्ला वो काम किया गया जो हर तरह से गैरकानूनी है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके ऊपर स्टे दिया, दुष्यंत दवे जी वहां गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद जो बुलडोजर का काम जारी रहा, मैं नहीं कह रहा, एएनआई जो मतलब बिल्कुल सरकार के सबसे नजदीक एजेंसी मानी जाती है, अब एएनआई जिस चीज को कबूल कर ले वो सच्ची होगा, कम से कम सरकार की तरफ से सच होगा। एएनआई कह रही है कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद भी ये सब चल रहा है। वैसे भी दिल्ली में आप एनक्रोचमेंट को अगर तोड़ने का ड्राइव चलाएंगे, कितनी दिल्ली खत्म हो जाएगी? दिल्ली की कौन कौन सी कॉलोनियां जाएंगी, कितने कितने मंत्रियों की कोठियां, इनके क्या क्या होता है, उस एनक्रोचमेंट को कौन हटाने की हिम्मत करेगा? दो चीज आपके सामने रखूं। आदेश गुप्ता जी, याद है वही आदेश गुप्ता जी जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने ये चिट्ठी लिख के कहा कि इस एनक्रोचमेंट को तनाक से हटाइए। वो आदेश गुप्ता जी का ऑफिस कहां से चलता है? आदेश गुप्ता जी ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है पटेल नगर वार्ड 98 में, ब्लॉक 28 में। वो जमीन किसकी है? आरोप ये है और इसका प्रमाण दिया है हमारे स्वराज इंडिया के साथी नवनीत तिवारी जी ने। अभियान चलाया था और कहा था कि जिस जमीन पर आदेश गुप्ता जी का कार्यालय है, वो जमीन निगम प्रतिभा विद्यालय की जमीन है। हाई कोर्ट के अंदर इसके बारे में एक अपील हो चुकी है, मुकदमा हो चुका है। आदेश गुप्ता जी क्या उस पर भी बुलडोजर चलवाएंगे? दूसरा आरोप है, मतलब पता नहीं कितने होंगे इतने घंटों के अंदर जो हमें पता लगे, मैं तो एक चीजें सिर्फ बता रहा हूँ। रेखा सिन्हा जी, ये बुराड़ी में झड़ौदा वार्ड से बीजेपी की काउंसलर है, एमसीडी की काउंसलर है बीजेपी की तरफ से। ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये फ्लड डिपार्टमेंट ने इशू किया है। दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिस जमीन पर उनका ऑफिस और मॉल है, कोई 500 गज जमीन है, उस जमीन, ये अतिक्रमण की जमीन है, ये फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन है, इसके ऊपर कुछ बन नहीं सकता, ऐसा ऑर्डर किया गया है। ये तो दो नमूने बता रहा हूं, दोनों पे जांच होनी चाहिए। 100% अभी भी हमें पता नहीं लग सकता, पर सारी बात दुनिया को पूरी जानती है वो ये कि अगर एनक्रोचमेंट का सवाल उठे और अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन का उठे, तो पता नहीं कितने काउंसिलर इनके पकड़े जाएंगे, पता नहीं कितने एमएलए, कितने एमपी। एनक्रोचमेंट का सवाल तो नहीं था। तो सवाल क्या था? कहते सब दंगाइयों को सजा देने की। बताइए, दंगाई थे, वहां से पत्थर चला रहे थे, 6 तारीख को पत्थर चलाए और उसकी सजा दी। पहला सवाल आता है, बिल्कुल ठीक है, अगर कोई दंगा करता है, पत्थर चलाता है, कहीं से भी पत्थर चलाता है, जवाब में भी पत्थर चलाता है, बिल्कुल आप उसको पकड़िए, मगर उसकी कोई न्यायिक प्रक्रिया है। पकड़िए, मुकदमा चलाइए, जांच करवाइए, किसी मजिस्ट्रेट के सामने साबित कीजिए,
और उसके बाद कार्रवाई कीजिए। दुनिया का कौन सा कानून आपको अधिकार देता है ये कहने का कि मैंने देखा ये आदमी कल दंगा कर रहा था, आज मैं इसके घर पे बुलडोजर चला दूंगा। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, सब तरफ हो रहा है। अगर इसकी इजाजत मिल गई, अगर पुलिस को इसकी छूट मिल गई कि पुलिस जब चाहे जिसकी शिनाख्त करे और अगले दिन उसके घर पे बुलडोजर चलवा दे, तो याद रखिए मेरा और आपका नंबर आने में टाइम नहीं लगेगा। और ये जो कहते हैं ना कि दंगाइयों के खिलाफ कुछ तो एक्शन इमीडिएटली लेने की जरूरत थी, तो मेरा सवाल है साहब, पत्थर तो दोनों तरफ से चले थे। मैं नहीं कह रहा, दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है, दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दायर की है, जो पब्लिक में स्टेटमेंट दिया है, दिल्ली पुलिस ने कहा है दोनों तरफ से पत्थर चले। चलो भाई, इनके तो आपने घर पे चलवा दिया, उस निर्दोष पे भी चलवा दिया, ये जो दूसरे चला रहे थे सड़क से पत्थर, उन पे क्या किया? और ये लोग जो बिना, अब दिल्ली पुलिस कहती है कि वो जो प्रोसेशन 6 तारीख का था वो तो अनऑथराइज था, उसकी तो कोई परमिशन नहीं थी। बिना परमिशन के जो चल रहा था उनके घर में बुलडोजर चलवाओगे? ये जो हॉकी लेके, बेसबॉल बैट लेके, तलवार लेके, पिस्तौल लेके, शॉटगन लेके ये सब लोग चल रहे थे, इनका घर पता करके बुलडोजर चलवाओगे आप? या कि किसी खास लोगों पे चलाने के लिए बुलडोजर? सारा देश जानता है इस सच्चाई को। दिक्कत ये है कि सच का सामना हम करना नहीं चाहते। सच ये है कि पिछले 10 दिन से जिस तरह के बयान दिए गए, जिन जिन लोगों ने खड़े होके माइक पे बोला है, सेना बनाओ, मुसलमानों को मारो, इतने लोगों को खत्म कर दो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत है सरकार की? उनके आश्रमों पे जो अपने आप को योगी बता के, ढोंगी लोग जो हैं, स्वामी बता के, संत बता के इस तरह की नफरत फैला रहे हैं, उनके बारे में बोलने की हिम्मत है कुछ? उनके आश्रमों पे, तथाकथित आश्रम जो है उसके ऊपर बुलडोजर चलाओगे? हो क्या रहा है देश में? सच आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है, इसका एनक्रोचमेंट से कोई मतलब नहीं, इसका दंगाइयों को सीधा करने से कोई मतलब नहीं। ये सीधे सीधे इस देश में अल्पसंख्यकों को एक संदेश देने की कोशिश है, और उसके बहाने बाकी बहुसंख्यकों, हिंदुओं को संदेश देने की कोशिश है। ये हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से? जो कि बात हुई दिल्ली के अंदर, पता लगा वो फ्रूट वेंडर जो था, जो बिल्कुल निर्दोष था, वो भी आ गया। आपने देखा होगा खरगोन के अंदर मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा कि हमने पत्थर चलाने वालों के ऊपर किया, और पत्थर चलाने वाला कौन निकला? उनमें से एक निकला वसीम शेख। ये वसीम शेख की तस्वीर देखिए। सन 2005 में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वसीम शेख के दोनों हाथ कट गए थे, काटने पड़े थे। जिसके हाथ नहीं है उस पे आप पत्थर चलाने का आरोप लगा रहे हो। क्या देखिएगा, किसको आप उल्लू बना रहे हो, किसको झूठ बता रहे हो? पिछले कुछ दिनों से रामनवमी के शुभ अवसर से शुरू हुआ ये, अब तो उसके ऊपर भी दाग लगा दिया। इन त्योहारों को अब क्या इन चीजों के लिए याद किया जाएगा? रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, इस सब के बीच में हो क्या रहा है कि यात्रा निकालो। यात्रा पहले भी निकलती थी, छोटी मात्रा में निकलती थी, इतने बड़ी संख्या में नहीं होती थी। यात्रा निकलेगी, यात्रा में लोगों के हाथ में हथियार होंगे। हथियार वाली यात्रा पहले नहीं होती थी। रामनवमी के ऊपर लोग हथियार लेके यात्रा करेंगे, कम से कम मैंने कभी नहीं सुना, और इस देश का कोई कानून इजाजत नहीं देता। हथियार लेके यात्रा करो, यात्रा को मुस्लिम इलाके से निकालो। आमतौर पे पुलिस का हुआ करता था कि ऐसी कोई भी यात्रा हो तो उसको मस्जिद के रास्ते से नहीं निकालते थे, दूसरे रास्ते से निकाल देते थे। अगर कोई मुसलमानों का प्रोसेशन निकल रहा है तो उसको मंदिर के सामने से नहीं निकालते थे, पुलिस का सामान्य काम हुआ करता था। लेकिन नहीं साहब, अब तो मस्जिद के सामने से ही निकलेगी, और फिर उसको मस्जिद के सामने रोका जाएगा, और रोक के वहां डीजे होगा, नाच होगा, माँ बहन की गालियां दी जाएंगी, और ऐसे ऐसे नारे लगाए जाएंगे। कहीं तो नारे में बोल नहीं सकता यहाँ,
मगर मुख्य नारा क्या है? हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, या टोपी वालों से हम जय श्री राम कहलाएंगे, ये किस्म के। आप बताइए, अगर ऐसी घटना बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, और आपको बताया जाए कि वहां मंदिर के सामने मुसलमानों का प्रोसेशन आया और आके वहां खड़े हुए, वहां कहा बुत परस्त करते हैं और मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया, नाच करके गए और ये सब, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप में क्या कहेंगे? देखा, कोई लोकतंत्र तो है नहीं, माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है, ये तो बिल्कुल धक्केशाही से दबा के रखा हुआ। यही काम आज हमारे देश में हो रहा है। और ये सब होने के बाद मुसलमान के लिए क्या रास्ता है कि भाई या तो चुपचाप से इस अपमान को सह जाओ, सह गए तो काम बन गया, देखा इनका पब्लिक में इनकी बेइज्जती करके चले गए, दिखा दिया कि भाई तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम मतलब 2 नंबर के नागरिक, तो काम बन गया, तो बुलिंग हो गई। या फिर अगर उन्होंने प्रतिकार किया, पत्थर चलाए, कुछ भी किया, जो बिल्कुल गलत बात है, पर अगर चलाए तो क्रिमिनल बन गए, तो या तो कावर्ड या क्रिमिनल, और क्रिमिनल बन गए तो बाकी किसी की क्रिमिनलिटी नहीं देखी जाएगी, और किसने पत्थर चलाए, किसने आपको प्रोवोक किया, किसने मस्जिद के ऊपर हमला करके उसके अंदर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, उन पर कुछ नहीं होगा। बस अगर किसी मुसलमान ने विरोध किया तो उस पर होगा। यही हो रहा है, सच्चाई तो यही है, हम सब जानते हैं। तो या तो बुलिंग होगी या बुलडोजिंग होगी, या तो आप कावर्ड हैं या फिर आप क्रिमिनल हैं, चुन लीजिए। ऐसा लग सकता है कि भाई आजकल हमारी चलती है, चलो हिंदुओं ने भी दिखा दिया, हिंदुओं को भी दिखाने की जरूरत थी कि भाई हम भी कुछ हैं। किसे दिखा रहे हैं? जहां 80% देश में है, 80% लोग किसे दिखा रहे हैं? अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस तरह की हरकत हुई थी पिछले साल, बांग्लादेश में ऐसी हरकत, जब वहां पूजा का समय था, इस हरकत को क्या कहेंगे आप? ये देश को बनाने वाली हरकत है, देश को मजबूत करने वाली हरकत है, या देश को तोड़ने वाली हरकत है? और अफसोस कि सब लोग चुप बैठे। देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब बांग्लादेश में हुआ था बहुत बुरा हुआ था, पर कम से कम वहां की संसद में इतना खुल के चर्चा हुई, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बोला इस चीज पे। इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। मौन स्वीकृति लक्षणम किसे कहा जाता है? यही तो है। दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या बोले? अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का केवल एक ट्विटर पे बयान है, जिसपे वो कहते हैं कि हनुमान जी की शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव हुआ, ये बड़ा अशोभनीय है, बड़ा निंदनीय है। बिल्कुल, किसी भी शोभा यात्रा, किसी भी धार्मिक यात्रा पे पथराव एकदम निंदनीय है, लेकिन हुजूर ये भी तो कहिए कि तलवार लेके, पिस्तौल लेके शोभा यात्रा कोई शोभा यात्रा नहीं है। ये भगवान राम की, भगवान हनुमान की, इन सब की कोई शोभा नहीं बढ़ती है इन चीजों से कि आप ये करते हुए और गुंडाई करते हुए निकले सड़कों के ऊपर। ये शोभा यात्रा नहीं है, ये नहीं बोलते। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं सारी मामला बीजेपी का किया हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कहते हैं, बीजेपी ने आके बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। लीजिए एक और बात चला है, क्योंकि हिम्मत नहीं है सही बात कहने की, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि भाई वोट ना चला जाए, जहां मेजॉरिटी का वोट है वहां हम आए। आज पूरा देश इस दिशा में जा रहा है, क्या हम सब आप बैठे देखते रहेंगे? याद रखिए, ये देश अल्पसंख्यकों का देश है, मैं आप भी अल्पसंख्यक हैं, हमें लगता नहीं है, लेकिन जब मुंबई में उत्तर प्रदेश और बिहार का व्यक्ति जाता है, उसे महसूस होता है ना अल्पसंख्यक होना क्या होता है। कश्मीर फाइल्स पे इतनी चर्चा हुई, मैंने कहा कि चलिए कम से कम, और कुछ सच झूठ जो भी हो, कम से कम ये दर्द तो जगा कि हाँ अल्पसंख्यक होने का अर्थ क्या होता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा। खुल्लम खुल्ला पूरे देश को जानबूझकर इस आग में झोंका जा रहा है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है,
दुर्योग संयोग से होने वाली घटनाएं नहीं है, क्लैशेस नहीं है, सांप्रदायिक दंगे नहीं है। ये खुलकर एक कम्युनिटी को टारगेट करके करवाए जाने वाली दंगा फसाद है, गुंडाई है। इसमें धार्मिक कुछ भी नहीं, ये केवल और केवल राजनीतिक खेल है। मध्य प्रदेश में आप कह सकते थे मध्य प्रदेश सरकार का, लेकिन जब दिल्ली में होता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों हो रहा है? ये आज सुबह का अखबार आपको बताता है कि ये खेल क्यों हो रहा है। अखबार दोनों को जोड़ के नहीं दिखाता। इस देश में महंगाई है। महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी पिछले कई सालों में नहीं बढ़ रही। पेट्रोल का जिक्र होता है, लेकिन ये आपको बताता है कि किन चीजों में महंगाई बढ़ रही है। डेयरी में, पोल्ट्री में, सर्विसेज में, घर का किराया बढ़ रहा है, फ्रूट, वेजिटेबल, एडिबल ऑयल, दाल, आटा, सब चीज का दाम बढ़ रहा है। और 2-3 दिन पहले रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसने बताया है कि ये दाम इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पिछले 1.5 साल से उसकी गर्दन पकड़ी हुई है कि नहीं, तुमने इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं होने देने हैं। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटाए गए, मुद्रास्फीति बढ़ी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ। अब आप ही सोचिए ना, पूरा देश अगर ये चर्चा कर रहा होता कि आरबीआई की पॉलिसी की वजह से और आरबीआई की पॉलिसी पे सरकार की गिरफ्त की वजह से देश में महंगाई है, तो क्या हाल होता? ठीक उसी समय पूरा देश क्या डिस्कस कर रहा है? हिंदू, मुसलमान, जय श्री राम, बुलडोजर। कभी कभी मेरा मन होता है, पता है क्या? मेरा मन होता है कि मोदी जी को कहें, मोदी जी आप इलेक्शन जीतो। मन होता है ऑपोजिशन पार्टी को कहने का कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज वॉक ओवर दे दें, कह दें कि बीजेपी चुनाव जीत गई, गुजरात के इलेक्शन में हम कैंडिडेट नहीं देंगे, कर्नाटका के इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं देंगे, बस आप ये देश में आग लगाना बंद करो। तो या तो उन्हें वॉक ओवर दे दो या फिर खड़े होकर विरोध करना होगा। इसका हम सबको करना होगा, क्योंकि जिसपे बुलडोजर चला है वो अतिक्रमण वाले नहीं है, वो दंगाई नहीं है, वो सिर्फ मुसलमान नहीं है। अंततः हम सबका नंबर आएगा। इमरजेंसी में यही हुआ था। इमरजेंसी 1975 से 77 तक लगी थी, तो दिल्ली में तुर्कमान गेट में यही हुआ था। दिल्ली के तुर्कमान गेट में भी बुलडोजर चले थे। जब शासक का अहंकार चरम सीमा पे आ जाता है और जब उसका अंत समय नजदीक आने लगता है तो वो बुलडोजर का साथ होता है। वो तुर्कमान गेट में बुलडोजर चलवाना इंदिरा गांधी को बहुत महंगा पड़ा था, क्योंकि उसके बाद पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी और लोगों ने कहा ये हमें मंजूर नहीं है। वही आज हमें करना होगा, नहीं तो ये घर में आग लगा के अपनी रोटी सेकने वाले लोग, ये तो अपनी रोटी सेक के चले जाएंगे। इनका चुनाव होगा, इनकी सत्ता होगी, सब आएंगे निकल जाएंगे, लेकिन ये दाग जल्दी से हटेगा नहीं। जो दबे लोग होते हैं, जिसे आप समझते हो कि मैंने आज इसको दबा दिया, खत्म कर दिया, क्या कर लेगा, मैं तो 85% हूँ, ये तो 14% भी नहीं, मेरा क्या होगा। हाँ, आप एक दिन दबा सकते हो, आप खत्म कर सकते हो, खून कर सकते हो, लेकिन ये खून के दाग जो है ना, जल्दी से जाते नहीं है। एक गरीब की आह बहुत गहरी, बहुत पीछा कर। हमें कम से कम इतना सोचना चाहिए कि कहीं ये जो बुलडोजर की आह है, कहीं आने वाली पीढ़ियों तक तो हमारा पीछा नहीं करेगी। और अगर उसे रोकना है तो आज वक्त है, आज वक्त है खड़े होकर रोकने का और कहने का कि मेरे नाम पे करना बंद करो।
मुझे पता है तुम क्यों कर रहे हो। इसे रोकने के लिए हम सबको खड़ा होना होगा। आज हमारे संविधान की, हमारे गणतंत्र की हत्या हो, अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। तो माफ कीजिएगा, ये बुलडोजर पे लाल लपकाते हुए मीडिया की तरह मैं आपको कोई अच्छी कहानी नहीं सुना पा रहा, लेकिन ये कोई अच्छी कहानी है नहीं। ये हम सबके लिए चिंता की बात है। इस सब पे आज कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक तरफ ये भारत जलाओ पार्टी, मैं तो कहता हूँ बीजेपी तो इस वक्त भारत जलाओ पार्टी बन गई है, और आज बाकी सब लोगों को खड़े होकर इस भारत जलाओ पार्टी से इस देश को बचाना है। आप इसमें साथ देंगे? फेसबुक पे अपना कमेंट लिखिएगा, बताइएगा आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद।